शहरयार और शाहजमां भाग 1। शहरयार और शाहजमां की कहानी अलिफ लैला की। फारस देश भी हिंदुस्तान और चीन के समान था और कई नरेश उसके अधीन थे। वहाँ का राजा महाप्रतापी और बड़ा तेजस्वी था और न्यायप्रिय होने के कारण प्रजा को प्रिय था। उस बादशाह के 2 बेटे थे, जिनमें बड़े लड़के का नाम शहरयार और छोटे लड़के का नाम शाहजमां था। दोनों राजकुमार गुणवान, वीर, धीर और शीलवान थे। जब बादशाह का देहांत हुआ तो शहजादा शहरयार गद्दी पर बैठा और उसने अपने छोटे भाई को, जो उसे बहुत मानता था, तातार देश का राज्य, सेना और खजाना दिया। शाहजमां अपने बड़े भाई की आज्ञा में तत्पर हुआ और देश के प्रबंध के लिए समरकंद से को, जो संसार के सभी शहरों से उत्तम और बड़ा था, अपनी राजधानी बनाकर मास आराम से रहने लगा। जब उन दोनों को अलग हुए 10 वर्ष हो गए तो बड़े ने चाहा कि किसी को भेजकर उसे अपने पास बुलाए। उसने अपने मंत्री को उसे बुलाने की आज्ञा दी और मंत्री ये आज्ञा पाकर बड़ी धूमधाम से विदा हुआ। जब वो समरकंद शहर के समीप पहुंचा तो शाहजमां ये समाचार सुनकर उसकी अगवानी को सेना लेकर अपनी राजधानी से रवाना हुआ और शहर के बाहर पहुंचकर मंत्री से मिला। वो उसे देखकर प्रसन्न हुआ। शाहजमां अपने भाई शहरयार का कुशलक्षेम पूछने लगा। मंत्री ने शाहजमां को दंडवत कर उसके भाई का हाल कहा। वो मंत्री बादशाह शहरयार का परम आज्ञा पालक था और उससे प्रेम करता था। शाहजमां ने उससे कहा कि भाई, मेरे अग्रज ने तुम्हें मुझे लेने को भेजा, इस बात से मुझको अत्यंत हर्ष हुआ। उनकी आज्ञा मेरे शिरोधार्य है। अगर भगवान ने चाहा तो 10 दिन में यात्रा की तैयारी करके और शासन में अपना प्रतिनिधि नियुक्त कर तुम्हारे साथ चलूँगा। तुम्हारे और तुम्हारी सेना के लिए खाने पीने का प्रबंध सब यहीं हो जाएगा। अतएव तुम इसी स्थान पर ठहरो। अतएव उसी स्थान पर खाने पीने आदि की व्यवस्था कर दी गई और वे वहाँ रहे। इस अवसर पर बादशाह ने यात्रा की तैयारियां की और अपनी जगह अपने विश्वास पात्र मंत्री को नियुक्त किया। एक दिन सायंकाल अपनी बेगम से, जो उसे अति प्रिय थी, विदा ली और अपने सेवकों और मुसाहिबों को लेकर समरकंद से चला और अपने खेमे में पहुंचकर मंत्री के साथ बातचीत करने लगा। आधी रात होने पर उसकी इच्छा हुई कि एक बार बेगम से फिर मिलाऊं। वो सबसे छुपकर अकेला ही महल में पहुंचा। बेगम को उसके आने का संदेह तक न था। वो अपने एक तुच्छ और कुरूप सेवक के साथ सो रही थी। शाहजमां सोच कर आया था कि बेगम उसे देखकर अति प्रसन्न होगी। उसे दूसरे मर्द के साथ सोते देखकर एक क्षण के लिए उसे काट मार गया। कुछ संभलने पर सोचने लगा कि कहीं मुझे दृष्टि भ्रम तो नहीं हो गया, लेकिन भली भांति देखने पर भी जब वही बात पाई तो सोचने लगा, ये कैसा अनर्थ है कि मैं अभी समरकंद नगर की रक्षा वृत्ति से बाहर भी नहीं निकला और ऐसा कर्म होने लगा। वो क्रोधाग्नि में जलने लगा और उसने तलवार निकालकर ऐसे हाथ मारे कि दोनों के सिर कटकर पलंग के नीचे आ गए। इसके बाद दोनों शवों को पिछवाड़े की खिड़की से नीचे गड्ढे में फेंककर वो अपने खेमे में वापस आ गया। उसने किसी से रात की बात न बताई। दूसरे दिन प्रातः ही सेना चल पड़ी। उसके साथ के और सब लोग तो हंसी खुशी रास्ता काट रहे थे, किंतु शाहजमां अपनी बेगम के पाप कर्म को याद करके दुखी रहता था और दिनों दिन उसका मुँह पीला पड़ता जाता था। उसकी सारी यात्रा इसी कष्ट में बीती। जब वो हिंदुस्तान की राजधानी के समीप पहुंचा और शहरयार ने ये सुना तो वो अपने सारे दरबारियों को लेकर शाहजमां की अभ्यर्थना के लिए आया। जब दोनों एक दूसरे के पास पहुँचे
तो अपने घोड़े से उतरकर गले मिले और कुछ देर तक एक दूसरे की कुशल क्षेम पूछकर बड़े समारोह पूर्वक रवाना हुए। शहरयार ने शाहजमां को उस महल में ठहराया जो उसके लिए पहले से सजाया गया था और जहां उसे उद्यान दिखाई देता था। वो महल बड़ा और राजाओं के स्वागत योग्य था। फिर शहरयार ने अपने भाई से स्नान करने को कहा। शाहजमां ने स्नान करके नए कपड़े पहने और दोनों भाई महल के मंच पर बैठकर देर तक वार्तालाप करते रहे। सारे दरबारी दोनों बादशाहों के सामने अपने अपने उपयुक्त स्थान पर खड़े रहे। भोजनोपरांत भी दोनों बादशाह देर तक बातें करते रहे। जब रात बहुत बीत गई तो शहरयार अपने भाई को आतिथ्य गृह में छोड़कर अपने महल को चला गया। शाहजमां फिर शोकाकुल होकर अपने पलंग पर आंसू बहाता हुआ लौटता रहा। भाई के सामने वो अपना दुख छुपाए रहा, लेकिन अकेला होते ही उस पर वही दुख सवार हो गया और उसकी पीड़ा ऐसी बढ़ गई जैसे उसकी जान लेकर ही छोड़ेगी। वो एक क्षण के लिए भी अपनी बेगम का दुष्कर्म भुला नहीं पाता था। वो अक्सर हाय हाय कर उठता और हमेशा ठंडी सांसें भरा करता। उसे रातों को नींद नहीं आती थी। इसी दुख और चिंता में उसका शरीर धीरे धीरे घुलने लगा। शहरयार ने उसकी ये दशा देखी तो विचार किया कि मैं शाहजमां से इतना प्रेम करता हूँ और उसकी सुख सुविधा का इतना ख्याल रखता हूँ, फिर भी सदैव ही इसे शोक सागर में निमग्न देखता हूँ। मालूम नहीं इसे अपने राज्य की चिंता खाए जाती है या अपनी बेगम का बिछोह सताता है। मैंने इसे यहाँ बुलाकर बेकार ही इसे शोक संताप में डाल दिया। अब उचित होगा इसे समझा बुझाकर और उत्तमोत्तम भेंट वस्तुएं देकर समरकंद वापस भेज दूं, ताकि इसका दुख दूर हो सके। ये सोचकर उसने हिंदुस्तान देश की बहुमूल्य वस्तुएं थालों में लगाकर शाहजमां के पास भेजी और उसका जी बहलाने के लिए तरह तरह के खेल तमाशे करवाए। लेकिन शाहजमां की उदासी कम नहीं हुई, बल्कि बढ़ती ही गई। फिर शहरयार ने अपने दरबारियों से कहा कि सुना है यहाँ से 2 दिनों की राह के बाद एक घना जंगल है और वहाँ अच्छा शिकार मिलता है, इसलिए मैं वहाँ शिकार खेलने जाना चाहता हूँ। तुम लोग भी तैयार होकर मेरे साथ चलो और शाहजमां से भी चलने को कहो, क्योंकि शिकार में उसका जी लगेगा और उसका चित्त प्रसन्न होगा। शाहजमां से निवेदन किया कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इस कारण मुझे शिकार पर जाने से माफ़ करें। शहरयार ने कहा, अच्छी बात है, अगर तुम्हारा यहीं रहने को जी चाहता है तो रहो, लेकिन मैं तैयारी कर चुका हूँ। मेरे अपने भृत्यों के साथ शिकार के लिए जाता हूँ। शहरयार के जाने के बाद शाहजमां ने अपने निवास स्थान के द्वार अंदर से बंद कर लिए और एक खिड़की पर जा बैठा। वहाँ से शाही महल का उद्यान दिखाई देता था। शाहजमां सुवासित पुष्पों और पक्षियों के कलरव से अपना जी बहलाने लगा, लेकिन मकान और बाग की शोभा से जी बहलाने पर भी उसे अपनी पत्नी के दुराचार की कचोट बनी रहती। जब संध्या हुई तो शाहजमां ने देखा कि राजमहल का एक चोर दरवाज़ा खुला और उसमें से शहरयार की बेगम 20 अन्य स्त्रियों के साथ निकली। वे सब उत्तम वस्त्रों और अलंकारों से शोभित थीं और इस विश्वास के साथ कि सब लोग शिकार पर चले गए हैं बाग में आ गई। शाहजमां खिड़की में छुपकर बैठ गया और देखने लगा कि वे क्या करती हैं। दासियों ने उन लबादों को उतार डाला जो पहनकर वे महल से निकली थी।
अब उनकी सूरत स्पष्ट दिखाई देने लगी। शाहजमां को ये देखकर आश्चर्य हुआ कि जिन 20 को उसने स्त्री समझा था उनमें से 10 हबशी मर्द थे। उन 10 ने अपनी अपनी पसंद की दासी का हाथ पकड़ लिया। सिर्फ बेगम बगैर मर्द की रह गई। फिर बेगम ने आवाज़ दी, मसूद मसूद। इस पर शेष भाग 2 में। धन्यवाद।